नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी जोशीमठ में हैं और मेरे साथ फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं वो उनको अब सारा देश पहचानता है। पिछले इतने लंबे समय से जोशीमठ के लिए जोशीमठ संघर्ष समिति बनाकर जो संघर्ष करने वाला सबसे प्रमुख नाम है वो हैं अतुल सती। अतुल सती हमारे साथ हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है बारामासा में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा अतुल जी कि पिछले 9-10 दिनों में जो जोशीमठ के या उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं उनके दिमाग में ये इम्प्रेशन गया जैसे कि पहाड़ के तमाम अलग अलग जगहों पे सडनली कोई लैंडस्लाइड हो जाता है या सडनली कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। तो जैसा कि जोशीमठ की आपदा भी शायद उसी तरह की कई लोगों के मन में ये परसेप्शन बन रहा है इसको देख के, क्योंकि नेशनल मीडिया में पिछले 10-15 दिनों से ही ये मामला तेज़ी से उठने लगा। लेकिन हकीकत हम देखते हैं कि चलिए अगर 1970s की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को छोड़ भी दिया जाए तो भी जोशीमठ के लोग, आप लोगों की समिति बहुत लंबे समय से इस बात को लगातार उठाती आ रही थी। एक बार जोशीमठ संघर्ष समिति के गठन के बारे में वहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करते हुए बताइए कि उस संघर्ष समिति का गठन भी आज से कितने साल पहले हो चुका था? देखिए, मैं इस बात को बार बार दोहरा चुका हूँ कि जब हम कह रहे थे तो तब कोई हमको सुनने को राज़ी नहीं था, और जब सब लोग हमको सुनना चाहते हैं हमारे पास अब कहने का वक्त नहीं है। इसी कैप्शन को डॉक्टर एसपी सती ने भी लगाया है जो मैं कह रहा था। तो 2003 की दिसंबर महीने की 23 तारीख को पहला ज्ञापन हम लोगों ने दिया राष्ट्रपति को। क्यों दिया? ये जो बैठे हैं चाय वाले, क्योंकि चाय वाले जो है एक परियोजना से पीड़ित प्रभावित हो चुके थे और हम उनके साथ लड़ करके देख चुके थे कि जो है जब कोई परियोजना आती है और सुरंग बनती है तो सुरंग के ऊपर बसे हुए लोगों का क्या हाल होता है, ये हमने देख लिया था। चाई को देखा, लामबगड़ को देखा, पांडुकेश्वर को देखा, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो है खतरनाक है। उसी समय जो है 2003 में ही नवंबर की बात है, एक सज्जन मुझे बाज़ार में घूमते हुए दिखाई दिए। ये थे डॉक्टर अजय नैथानी। डॉक्टर अजय नैथानी गढ़वाल विश्वविद्यालय में जियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे। तो मैंने कहा, भाई साहब आप यहाँ कैसे? कि यार मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने कहा, आप तो यूनिवर्सिटी में हैं? कि नहीं यार, मुझे उन्होंने हायर किया है, मैं एक प्रोजेक्ट पे आया हूँ। क्या हायर किया है? कि एक कंपनी है वेबकॉस, और उनके लिए मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। क्या सर्वे कर रहे हैं? कि एक परियोजना बनने वाली है तपोवन से और विष्णुघाट तक, तपोवन से सेलंग तक, और उसमें जो है जोशीमठ के नीचे नीचे एक टनल जाएगी, बिजली बनेगी। मैंने कहा, फिर से कहिए, जोशीमठ के नीचे मतलब? कि हाँ, नहीं जोशीमठ नहीं एग्जैक्टली, मतलब औली के नीचे ऐसा। मैंने कहा, भाई साहब आप मतलब सही कह रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया उसके बारे में। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए, भाई साहब हम यहाँ चाय में देख चुके हैं, ऐसा हुआ है। अरे नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बड़ा सुरक्षित होगा, ये होगा। अरे कितना सुरक्षित होगा भाई साहब, इस ढाल में हम बसे हुए हैं, यहाँ इतने सारे जल स्रोत हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 11 तो हमारे गदेरे हैं, इतना बड़ा छतरा कुंड है, सुनील कुंड है। ऊपर जो है आप चले जाइए क्वारी के पास से, तो सारा ग्लेशियर जो है क्वारी का जो है वहीं रिस करके आता है। आप ऐसा मत कीजिए। कि नहीं, अरे यार हम जियोलॉजिस्ट लोग हैं, सुरक्षित रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बाज़ार में एक चाय पानी की दुकान थी, रेस्टोरेंट टाइप का। तो फिर 1-2 दिन बाद वो फिर आए, तो मैंने उनको बैठाया, कॉफ़ी पिलाई, फिर उनसे डिटेल लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम कंपनी है बड़ी, वहाँ जो है उसके जीएम साहब आए हैं, पटवाल साहब के मकान में रहते हैं, तुम वहाँ जाओ, जो जोशीमठ के लिए बोलोगे, अस्पताल, खेल का मैदान, जो मांगना चाहो सब हो जाएगा। मैंने कहा, चाय में देख चुके हम, कुछ नहीं मिलता है और इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जब सब चला जाएगा हम खेल का मैदान का क्या करेंगे? और ये मैं 1 मिनट के लिए चाय ये इस्टेब्लिश कर दूं अपने ऑडियंस को कि चाय जोशीमठ के ठीक सामने दिखने वाला एक गांव है, और जिस घटना का जिक्र सती जी कर रहे हैं 2007 में चाय गांव के कई मकान एक साथ नीचे आ गए थे, और पूरे उत्तराखंड में संभवतः वो पहला उदाहरण था जो कि इस तरह की मानव जनित टनल की वजह से, जो सीधे नज़र आ रहा था कि उसके नीचे से टनल की खुदाई शुरू हुई और पूरा गांव खिसक कर नीचे आ गया। अब जी भाई साहब, उससे आगे बढ़ते हैं। तो खैर, अब वो मेरे बात से सहमत नहीं हुए, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुआ। तो हमने जो है कुछ दिन बाद एक पत्र या ज्ञापन टाइप का
लिखा राष्ट्रपति महोदय को कि ये एक परियोजना की हमारे यहाँ जो है सर्वे चल रही है अभी, और इसमें ये प्रस्तावित किया गया है जोशीमठ के नीचे सुरंग बनेगी, ये बनेगा। तो ये सब बातें मैंने लिखी कि हमारे यहाँ इतने खेत हैं, हमारे राजमा, हमारे आलू, हमारे सेब के बागान यहाँ हैं, हमारा सारा जल स्रोत इसी पे है, और हमारी बसावट भी यहाँ है, और इतने सारे कुंड हैं, ये है। तो लिहाजा जो है हमने देखा जेपी का पानी जो है सारा वो जो है चाय का पानी जेपी की सुरंग में आ गया। तो इस अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारी ये आशंकाएँ हैं। तो हमने 11 आशंकाएँ अपनी लिख करके उनको दे दी। कुछ दिनों बाद उनका जवाब भी हमें आया। उस जवाब में लिखा गया कि हमने एनटीपीसी को ये कह दिया है कि आपका सवालों का जवाब दे। क्योंकि मेरे साथ उसमें हस्ताक्षर करने वाले एक और आदमी थे, वो थे धन सिंह राणा, लाता के प्रधान जी। तब वो प्रधान थे। तो मेरे से तो आप मैंने बता दिया, मेरे तो पकड़ में आता नहीं हो, तो लिहाजा जो है धन सिंह राणा जी अपने खेत में हल लगा रहे थे। अच्छा। तो धन सिंह राणा जी को पकड़ करके एनटीपीसी वाले वही हल वाले उसमें ड्रेस में और अपने दफ्तर ले आए तपोवन, और उनसे कहा कि इस कागज़ पर ज़रा दस्तखत कर दिए, मोहर लगा दो। इन्होंने कि क्या है कागज़? नहीं, इस कागज़ में लिखा हुआ है कि हम आपके जवाब से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा जवाब कहाँ है? नहीं, आप लिख दो, साइन कर दो प्रधान जी, हम आपके जवाब से संतुष्ट हैं। उन्होंने जवाब बताओ ना, जवाब कहाँ लिखा है इसमें? उन्होंने साइन नहीं किए। इस तरह से वो सवाल हमारे आज तक 19 साल में अनुत्तरित है, उनका कोई जवाब नहीं। और ये एक तरह से सतीश जी ये पहला रिप्रेजेंटेशन था जो आप लोगों की तरफ से फॉर्मली जा चुका था। इतने लगभग 17-18 साल पहले। 18 साल पहले जी। उसके बाद जो है हम लोगों ने जब ये देखा तो 2004 में हमने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई, और हम लगातार उसके बाद सवाल उठाते रहे। 13 अगस्त 2005 जी, उस दिन इसी तहसील में इनकी जनसुनवाई हुई। ठीक है, उस जनसुनवाई में आप उस जनसुनवाई का अगर आप मिले तो उसका कार्यवृत्त है ना, उसकी जो मिनट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले अतुल सती ने ये सवाल पूछा। अच्छा। लिखा हुआ है, उसकी भूमिका के बाद पहली लाइन यही है। और अतुल सती ने क्या पूछा? अतुल सती ने पूछा कि क्या आपके पास धौली गंगा के फ्लो ऑफ द वाटर, पानी के बहाव का आंकड़ा है? उन्होंने कहा नहीं है। अच्छा, ये एक्सेप्ट किया नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कार्यवृत्त में। हाँ। फिर अतुल सती ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपके पास 100 साल का या 50 साल का बारिश का आंकड़ा है? उन्होंने कहा कि नहीं है। तब अतुल सती ने कहा कि आप ये फिर ताश का महल क्यों बना रहे हैं, जब ना आपके पास पानी का पता है ना ये बारिश का पता है जी। तो कैसे पता चलेगा आप कितनी बिजली से बना सकते हैं जब आपके पास फ्लो ऑफ द वाटर ही नहीं है? तो नहीं वो तो हम अब जांच करवा लेंगे उसकी, ये कर। तो ये जन सुनवाई किस बात की? AIA में क्या लिखा तुमने? इसके बाद सभी लोगों ने, अन्य लोगों ने भी बहुत सारे सवाल पूछे, इसी पर पूछा। एक तो हमारे मेजर डिमरी थे, अब गुजर गए, रविग्राम के हमारे ताऊजी लगते थे वो, उन्होंने पूछा भाई तुमने ये विष्णु गार्ड नाम कहाँ से ले आए? यहाँ तो कोई विष्णु गार्ड नाम की कोई जगह ही नहीं है। जहाँ तुम परियोजना क्या तुम्हारा ये बन रहा है वो सेलंग गाँव है, या विष्णु प्रयाग है जो हमारा प्रयाग है, विष्णु गार्ड कहाँ पर है? तो खैर ऐसे सवाल भी उठे और भी तरह के। फिर हम लोगों ने उसका बहिष्कार करते हुए हम बाहर आ गए। लेकिन वो तो क्या होता है कि जब जन सुनवाई होती है तो उसमें बहिष्कार का कोई अर्थ नहीं, वो तो मतलब केवल एक फॉर्मल एक वो होता है। और फिर कुछ लोग जो उसमें जन सुनवाई के लिए हमारे बद्रीनाथ के विधायक और इत्यादि जिला पंचायत के सदस्य वो सब बैठे थे, उन सबको एक एक चांदी का गिलास, चांदी का कटोरा दिया गया। हमको इसलिए पता चल गया कि हमारी संघर्ष समिति में एक इंसान था रमेश डिमरी श्रीराम, वो हमारे साथी थे और व्यापार संघ के अध्यक्ष थे। तो क्या हुआ कि यहाँ एक रमेश डिमरी और भी हैं। अच्छा। तो जब हमने वहाँ रमेश डिमरी नाम देखा तो हम समझ गए कौन है। तो लेकिन हमने क्या किया कि अपने रमेश डिमरी जो हमारे भाई साथी थे एक संघर्ष समिति के, उनको वहाँ बैठा दिया। अच्छा। और कन्फ्यूज़न में उनको ही रमेश डिमरी समझ लिया गया। और शाम को उनके घर पे चांदी का गिलास और कटोरा पहुंचा, तब हमको पता चला। खैर उन्होंने इसलिए वो ले लिया कि ताकि हमारे पास सबूत रहे, और हमने वो दिखाया चांदी का गिलास की ये एनटीपीसी ने लोगों को बांटा। जैसे उनको तरह से जन सुनवाई में जो है वो हामियां भरवाई जी। तो ये इस तरह से तो प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा बात हुई। उसके बाद जैसे इसी क्रोनोलॉजी में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो जोशीमठ में इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो दिखना, उसके ट्रेसेस दिखना कब से शुरू होने लगे थे?
तो जोशीमठ में तो तत्काल नहीं प्रभाव पड़े, क्योंकि जोशीमठ में एक बड़ा आंदोलन हो चुका था। 2004 कह रहा हूँ, और 2006 में इनकी परियोजना शुरू हुई, क्योंकि हमने वो जब वो परियोजना का उद्घाटन हो रहा था उसका भी विरोध किया, तो तिवारी जी ने यहाँ उद्घाटन करने नहीं आ पाए, उन्होंने देहरादूनी से उद्घाटन कर दिया। तो हमारे इस दबाव के फलस्वरूप ये हुआ कि उन्होंने ये माना कि हम जो है टनल में विस्फोट नहीं करेंगे। अच्छा। और वो एक मशीन ले आए, TBM, टनल बोरिंग मशीन। तो उससे खुदाई करने लगे। तो शुरुआत में कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव हुए तपोवन में, क्योंकि तपोवन से भी वो जो टनल यहाँ से भी खोद रहे थे, उधर दोनों से तरफ से उसे खोद, इधर से मशीन से, और उधर से ये था कि क्योंकि हल्ला हमने मचाया था, तो इसलिए यहाँ से TBM, और वहाँ क्योंकि हल्ला नहीं मचा तो वहाँ से विस्फोट से। अच्छा। तो पहले प्रभाव तपोवन में आने शुरू हुए, उनके घर में दरारें, क्रैक्स आना शुरू हो गए। ये 2007-8 में ही होने लगा ये। उसके बाद 2009 की 24 दिसंबर 2009, उस दिन इनकी टनल में जो ये TBM साइट है उस पर ऊपर से बोल्डर गिर गया, और वो टनल पंक्चर हो गई। उसमें से 700 लीटर पर सेकंड पानी बहने लगा। 700 लीटर पर सेकंड लगभग। हाँ, गधेरे से बढ़ ज़्यादा। तो जब हमारे पास वो खबर आई तो हमने फिर मीटिंग की, और ये हमको आशंका हो गई कि अब हमारा पानी नहीं बचेगा, वो सारा पानी तो ऊपर का वो नीचे आ रहा है। तो तब हमने एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन की 4 प्रमुख मांगें रखी। उनमें से नंबर 1 कि NTPC की वजह से हमारा पानी जल स्रोत सूख रहे हैं, लिहाजा वो हमारे लिए दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाए। नंबर 2, वो जो है हमारे घर मकानों का बीमा करे, क्योंकि उनके टनल बनने से अब हमारे घर मकानों में दरारें पड़ेंगी या पड़ने लगी हैं। नंबर 3, हमने कहा कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए जो इस परियोजना की समीक्षा करे। और नंबर 4, हमने शायद मॉनिटरिंग कमेटी या किसी ऐसी कुछ बात हुई, तो ये 4 हमारे प्रमुख मांगे उसमें थी। आंदोलन हुआ, लगभग वो 100 दिन के लगभग चला। बीच में जो मैं किस्सा सुना चुका हूँ आपको कि वो एक दिन हमको बुला करके उन्होंने सेटिंग करने की भी कोशिश की कि 60 लाख रुपए ले लो, ये ले लो। तो फिर उसके बाद उनको जब ये सेटिंग नहीं हो पाई, नहीं खरीदा जा सका हम लोगों को, मेरे पास और भी प्रस्ताव आए, मेरा घर था किराए पे दे दो, बहुत सारे, तुम्हारे भाई को नौकरी वोकरी सब। खैर, तो तब हमारे यहाँ उनका समझौता हुआ। उस समझौते के मध्यस्थ थे सुशील कुमार शिंदे साहब, जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तब थे, और यहाँ का जिलाधिकारी, और ये जो अभी वो हो गए हैं आपदा प्रबंधन के सचिव, तब यहाँ CDO थे। अच्छा। और ये कौन से सन की बात है? ये 2010 की 2010 फरवरी महीने की 22-24 तारीख की बात होगी। तो हमारा समझौता हुआ। उस समझौते में पानी तो इन्होंने उसके लिए स्वीकार किया, और वो 10 करोड़ रुपए तत्काल हमको दे दिए गए, मतलब हमको भी, हमारे संस्था को, ताकि जो जल संस्थान, जल निगम को। बाद में उसकी कॉस्ट बढ़ी, 16 करोड़ हो गया, तो 16 करोड़ भी दिया। लेकिन वो कमेटी वाला जो है फॉर्म तो हुई, लेकिन वो परियोजना की समीक्षा नहीं हो पाई, दोबारा वो कमेटी बैठी नहीं। अच्छा। ये इन्होंने कहा कि अच्छा, हम ये मान गए हैं कि आपके घर मकानों का बीमा किया जाएगा, लेकिन ऐसा करते हैं कि कमेटी भी थोड़ा उसको रिकमेंड कर देगी, तो NTPC को अपने हायर ऑफिस को कन्विंस करने में आसान हो जाएगा। भी कमेटी ने भी कहा है और इनका किया जाना चाहिए। अब उसका और लंबा अगर किस्सा सुनाना तो एक किस्सा और है उसमें किस्सा ये है कि वैसे NTPC की जो DPR है, या जो इनका जो विस्थापन पुनर्वास नीति है, उसमें ये प्रावधान नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये मांग कर चुका था, तो उन्होंने कहा हम इसको कैसे करेंगे। इसी सिन्हा ने कहा, जो ये अभी सचिव साहब हैं, इन्होंने कहा कि यार सतीश जी, तो संभव नहीं, क्योंकि इनकी उसमें तो ये प्रावधान ही नहीं है। ठीक है। तो फिर तभी यहाँ क्या हो रहा, विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना की भी तैयारी हो चुकी थी। मेरे हाथ कहीं से उस विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना का जो उनका TSDC है, उनकी विस्थापन पुनर्वास नीति मेरे हाथ लग गई। उसमें लिखा हुआ था कि TSDC सुरंग के 250 मीटर उस तरफ और 250 मीटर इस तरफ के घर मकानों का बीमा करेगी। अच्छा, ये उसमें मेंशन था? उसमें मेंशन थी। तो हम ये पॉइंट हमने रेज किया कि TSDC सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, तो ये माना जा सकता है। और क्योंकि जो है ये 250 मीटर उधर तो कुछ यहाँ बस्ती है ही नहीं, टनल के इधर ही बस्ती है, तो इसको 250 नहीं 500 मीटर मान लिया जाए। अच्छा। इसलिए पूरी ढलान पर जितने घर मकान हैं उन सबका बीमा किया जाए।
उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह से वो बीमा वाला मामला आया। एक्सेप्ट हो गया। हाँ, इस पॉइंट पे एक्सेप्ट हुआ। ठीक। तो फिर जो है वो समझौता हो गया, तो हमको लगा लागू होगा, क्योंकि एक बात उसकी लागू हुई गई थी लेकिन बाकी नहीं हुई। लेकिन उनकी जो टनल में बोरिंग मशीन फंस गई थी वो अभी तक फंसी है, तभी भी फंसी रही। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी बाईपास टनल खोदी उसको ठीक करने के लिए। तो हमारा जो ये कहना है कि एनटीपीसी जिम्मेदार है, तो उसका मामला ये है कि उनकी जो दूसरी जो टनल आ रही है बाईपास टनल, वो जोशीमठ के नीचे है। अच्छा। और उसको विस्फोट से बनाया गया है। वो जो है जोशीमठ के धसाव का इसका कारण सबसे बड़ा कारण बनी। अच्छा। और उसके बाद ये वाले हमको सीधा सीधा फिर दिखने लगता है जब पिछले मतलब लगभग 1.5 साल से तो क्लियर एविडेंसेस और बड़े मेजर मतलब जो कि सीधे सीधे प्रशासन को जिससे चेत जाना चाहिए था कि जो मांग आप पिछले 10-12 सालों से उठा रहे हैं वो अब ज़मीन पे दिखने लगी हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो दिखने लगे हैं। उसके बाद ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इनका क्या उस पर रवैया रहा? नवंबर 2021 जी। प्रथम सप्ताह में कुछ घर मकानों में दरारें आई। 10-12 घर थे, 14 परिवार थे। तो हम उनके पास गए, तो फिर हमने देखा कि उनकी हालत बड़ी ख़राब है, तो हमने प्रोटेस्ट किया, ज्ञापन दिया। तब तो हमारी कोई बड़ी मांग नहीं थी, तब तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप जो है एक सर्वेक्षण करवा लीजिए जोशीमठ का व्यापक उच्च कमेटी से, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के भूवैज्ञानिक हों और वो सर्वेक्षण करके बताएं कि इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है। लेकिन वो नहीं माना गया। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, बल्कि उनको शिफ्ट करने की भी बात हुई तो ये शिफ्ट भी नहीं कर पाए उन 14 परिवारों को। बाद में क्या हुआ कि उनको अपने ही रिश्तेदारों के यहाँ किराए पे चले जाना पड़ा, ऐसा करना पड़ा। हमने उनके किराए की मांग की, वो नहीं पूरी हुई। फिर उसके बाद जो है लगातार ये बात उठती रही। अगर मेरी टाइम लाइन पर आप जाएंगे तो लगातार मैं इस बात को कहता रहा कि सर्वे करवाओ, सर्वे करवाओ। नहीं हुआ। तो फिर हमने मई के महीने में इनसे संपर्क किया, रवि चोपड़ा जी से, डॉक्टर जुयाल साहब से और इनसे सतीश जी से कि आप कर लो। तो एक दिन अचानक उनको यहाँ जोशीमठ उनका आगमन हुआ, तो फिर हमने उनसे सर्वेक्षण करवा लिया। और ये सब इसमें मतलब गवर्नमेंट का अभी कोई रोल नहीं है? कुछ नहीं। ये सब ये जिनकी बात सतीश सर अभी कर रहे हैं वो एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसमें भूवैज्ञानिक शामिल थे, लेकिन उसमें सरकार का या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ के नागरिक सती जी और जो संघर्ष समिति है उन्होंने ही उनसे रिक्वेस्ट की और वो अपने संभवतः अपने खर्चे पर उन्होंने बिल्कुल कोई हमारे पास पैसा था ही नहीं जी, संभवतः उन भूवैज्ञानिकों ने अपने खर्चे पर ये पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट की भी फाइंडिंग्स जो हैं अभी पीछे इसका हम दोबारा से एक लिंक दे देंगे। एसपी सतीश सर के साथ में जो कुछ दिन पहले ही हमने एक इंटरव्यू किया है उसमें भी उसका जिक्र आया है। वो खुद उस एक्सपर्ट कमेटी के एक सदस्य थे। तो वहाँ से सर क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है और प्रशासन जो है उसके कान पे जूं अब रेंगती है जब भवन बिल्कुल एक दूसरे से लटक कर चिपक गए हैं, जब स्थिति अब गए या तब गए वाली हो गई है। जब जैसा कि इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही आपने कहा कि अब जनरली आपके पास या आपकी बात सुनने के लिए लोग अब तैयार हो रहे हैं, जब शायद कहने को बहुत कम बचा है। तो जून में सर्वे करने के बाद उन्होंने 15 दिन में हमको रिपोर्ट दी। लेकिन फिर हमने भी सोचा कि अब इस रिपोर्ट का हम करें क्या। हमने पढ़ी वो, तो फिर हमने वो अखबार वालों को, टीवी मीडिया जिसको भी सर्कुलेट किया, छपा, खूब सब जगह छपा। लेकिन फिर भी कहीं कोई जब नहीं हुआ तो अब क्या करें। तो हमने कहा चलो हम इसको सरकार को सौंपते हैं। तो फिर हमने एक दिन जाकर डीएम के माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी को दे दी रिपोर्ट। गोपेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी वो रिपोर्ट दी कि साहब आपने, तो उन्होंने ये भी कहा कि यार ये तो बहुत टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में। अच्छा। तो मैंने कहा ये हिंदी भी है इसका, ये आप देख लीजिएगा, बाकी मैं समरी आपको बता देता हूँ, तो आप उठाइएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ये भी चला गया अगस्त का महीना। तो अगस्त की 17 जब बहुत दबा, फिर मैं सिन्हा साहब को लगातार व्हाट्सएप करता रहा। अच्छा। उनको बताता रहा कि साहब ऐसा हो गया, ये हो गया, क्योंकि उनके साथ हमारा पुराना परिचय था इस डीएम और सीडीओ रहने के दौरान। तो फिर उन्होंने एक सर्वेक्षण टीम यहाँ भेजी जिसमें आईआईटी रुड़की के लोग, जीएसआई के लोग, वाडिया के लोग, ये सब थे। लेकिन इसी बीच जो है मैं देहरादून चला गया और उनके मिल के आ गया उनसे, सिन्हा साहब को, और एक हमने मेमोरेंडम दिया, कुछ सुझाव दिए कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, जोशीमठ को कैसे बचाया जा सकता है। और एक बात हमने उनसे कही कि आप जो है जोशीमठ का जो केस है इसको आप एक
पायलट प्रोजेक्ट की तरह डील कीजिए। जैसे हमने यहाँ एक सर्वे करवाया, फिर आपका सर्वे हुआ, और फिर हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये एक नज़ीर बन जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में अब तो ये लंबा होने वाला है। उन्होंने खुद भी माना कि हाँ ये बात तो ठीक है, अल्मोड़ा में भी सीवेज की दिक्कत है, तो हम वहाँ भी सीवेज प्लान ये बना रहे हैं। बढ़िया, आप बात किया। 26 अगस्त हम उनसे मिले, फिर सितंबर आ गया, कुछ नहीं, अक्टूबर आ गया, कुछ नहीं, नवंबर, लगातार मतलब इसमें ये वक्त गुजर रहा है, लेकिन हम लगातार उसमें कुछ ना कुछ बताते जा रहे हैं, या बोलते जा रहे हैं, या लिखते जा रहे हैं। नवंबर में ज़रूर जो है, जब हमारे बहुत कहने पर 17 नवंबर या 7 नवंबर को उन्होंने एक मीटिंग की। अच्छा। और उसमें सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी वगैरह वगैरह की एक मीटिंग करके और उनको कुछ निर्देश दिए कि हाँ दीवार बनाएं, ये बनाएं, सुएज प्लान कैसे होगा, इसको लेकर। लेकिन तब तक अब हमारा धैर्य थोड़ा सा चूकने लगा। दिसंबर में हमने 2-3 मीटिंग करने के बाद 24 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन किया यहाँ, जिसमें कि 2-2.5 हज़ार लोग शामिल थे। फिर जो है ये हुआ कि अब हम ये कर ही चुके हैं, अब तो सरकार का ध्यान आ ही गया होगा। तो हम, आप कमल रतूड़ी जी हमारे संघर्ष समिति के सचिव हैं, मैं यहाँ के विधायक को लेकर के, हमारे जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, भाजपा के भी लोगों को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए 1 जनवरी को। वहाँ बड़ी मुलाकातियों के बीच में हम भी खड़े हो गए। हमारे पास मुख्यमंत्री जी आए तो हमने उनके सामने बोलना शुरू किया। 40 सेकंड भी मैं नहीं बोल पाया था, तब तक उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम CS से वार्ता करेंगे। तो हमने सोचा कि चीफ सेक्रेटरी से वार्ता है तो हम भी उसमें शामिल होंगे शायद, क्योंकि उन्होंने वैसे तो हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन हमको लगा कि हमको रुक जाना चाहिए। हम रुक गए, लेकिन जब हमने उनका हाव भाव देखा कि उनका इस पर कोई वो नहीं है, गंभीरता, तो फिर मैंने विधायक साहब पर जोर डाला, थोड़ा आप पूछिए तो सही, हम रुकें या जाएं। लेकिन वो अपने अपमान से थोड़ा सा उसमें थे, सख्ते में। अच्छा। बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी पूछने की, लेकिन मैंने कहा भाई साहब हम बहुत दूर से आए, एक बार आप पूछ लीजिए कि हम रुकें या जाएं। और ये महज आज से 12 दिन पहले की बात है। तो विधायक साहब ने मेरे दबाव डालने पर पूछा उनसे कि मुख्यमंत्री साहब हम रुकें कि जाएं। उन्होंने कहा नहीं आप जाइए। तो फिर हम बड़े बेआबरू होकर उनके पूछे से निकल आए। बाहर आए तो जो है हमारे साथ बीजेपी के लोग थे, उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट के पास चलते हैं। हमने कहा वो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारा उनसे बनता नहीं है, हम तो सरकार से बात कर सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष से हम क्या करें। तो वो चले गए, और शाम को 6-7 बजे करीब उनका फ़ोन आया कि भाई साहब भट्ट जी आपको बुला रहे हैं, कि थोड़ा आप उनको डिटेल दे दो, 10 बजे रात उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात है। अच्छा। आप थोड़ा ठीक से समझा दोगे। सबके जोर डालने पर मैं चला गया। वैसे इन्होंने कहा हम तो नहीं आते, मैं भी कह रहा था नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हुआ कि जोशीमठ का सवाल है, चलो ये आखिरी उम्मीद, कुछ हो ही जाए। हाँ, क्योंकि वो सही व्यक्ति नहीं थे, वो तो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कोई अर्थ नहीं, सरकार से क्या लेना देना है। लेकिन ये थी एक उम्मीद की बात। आदमी जब विपदा में होता है बिल्कुल, तो एक हल्का सा तिनके का सहारा भी उसके लिए जो है बड़ी बात होती है। तो यही हुआ कि यार हम जोशीमठ जाएंगे, लोग कहेंगे क्या हुआ। फिर ये बीजेपी वाले कहेंगे अरे हमारा तो अध्यक्ष बुला रहा था, ये तो अपनी जिद में नहीं गया। तो फिर मैं उनके घर पर चला गया और मैंने उनको सब कुछ समझाया, गंभीरता बताई, सुझाव बताए। फिर उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको कलम से कागज़ से लिख के भी समझाया, जो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा। अच्छा। कि पहली बात मैंने कहा ये, दूसरी बात ये कमेटी बनाओ, तीसरी बात ये जगह हमने चिन्हित किए हैं, चौथी बात NTPC का हमारा समझौता लागू करवा दो, NTPC और इसका काम बंद करवा दो, तो शायद है कुछ संभल जाए स्थिति। और वो ये इंश्योरेंस वाली बात इतनी पहले जिस पे सहमति हुई वही थी, सहमति वो अभी तक क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था वो। जी, इम्प्लीमेंट हो गया होता तो ये तो हम ये इनके दरवाजे पे क्यों आते। हाँ। हम अपना जैसे ही पहली दरार आए हम जाते हैं लाओ। हाँ, ये रहता कि इंश्योर्ड हैं। जी। तो भट्ट जी ने कहा ठीक है, मैं 10 बजे मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात है, आपके सुझाव बहुत बढ़िया हैं, मैं इससे सहमत हूँ, ये सब हो जाएगा। अच्छा। मैं एश्योर्ड होकर के घर से निकल आया 8-8:15 बजे। फिर हम 11 बजे रात, 12 बजे रात तक इंतज़ार करते रहे कि उनका फ़ोन आएगा, नहीं आया। सुबह हम जैसे जगह तो आपने या किसी ने, हमारे साथियों में से किसी ने देखा है तो दैनिक जागरण में उनका बयान छपा है, प्रेस ब्रीफ आया है। ऐसा कैसे संभव है महेंद्र भट्ट का? अच्छा, ये कैसे संभव है? रात को तो 8 बजे मैं उनके घर से निकला हूँ, 10 बजे उनकी मुलाकात है, सुबह के अखबार में कैसे प्रेस छप सकता है? नहीं संभव है ना, मैं तो अखबार जानता हूँ, काम किया है मैंने सब। मैंने उनको फ़ोन किया। और वो बयान क्या था?
ये था कि मैं मुख्यमंत्री से मिला और मैंने सब वहाँ ठीक कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया आधे, वही मुख्यमंत्री जो पहले कह चुका था। अच्छा। 3 दिन पहले वही। ठीक। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भट जी यार ये तो ठीक नहीं है, आपने क्या कर दिया है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप हमको। आप क्या समझ रहे हैं वहाँ जो हो रहा है, लोग मर रहे हैं और आप इसको राजनीति का विषय बना रहे हैं। आप राजेंद्र भंडारी के साथ अपनी जो है प्रतिद्वंदिता को हमारी कीमत पर, गलत बात है, ठीक नहीं किया आपने। कि नहीं मैं तो चला गया 9 बजे। अरे कहाँ से चले गए? नहीं मैं तो उसी समय जैसे आप घर से निकले मैं पहुँच गया मुख्यमंत्री जी के। 10 बजे आपकी मुलाकात आपने हमसे कहा। अरे क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, मुख्यमंत्री ने पहले बुला लिया, पहले चले गए। अरे मैंने कहा भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो यार, आप विधायक नहीं हो। वो जो फेसबुक में आप उटपटांग लिखते थे, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, एक पार्टी है आपकी, ऐसा मत करो। खैर फिर और गर्मा गर्मी भी, फिर दोबारा उनका फ़ोन आया, फिर मैंने फ़ोन स्पीकर पर रखा ताकि ये सब सुन लें। उनका पार्टी का आदमी भी हमारे साथ था, महेंद्र ये लक्ष्मण फरकिया, लक्ष्मण सिंह रावत, वो यहाँ का जिला मंत्री है भाजपा का। स्पीकर पर फ़ोन रखा गया, जो उन्होंने कहा उन्होंने भी सुना। उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हमने, इन्होंने मना किया कि ठीक नहीं है। तो फिर वही, अरे यार अतुल भाई हो सकता है मैं 8:30 बजे चला गया हूँ। अब मेरे घर से तो जो है ना वो कैंट के रास्ते जाओ, गढ़ी कैंट से सस्ता है उनका घर, ईजी है, शॉर्टकट में पहुँच गया मैं। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ऐसा अन्यथा मान लें, ऐसा नहीं। मैंने उनको कहा भट जी प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा गंभीर होइए, आप क्या बात कर रहे हैं, आप वहाँ की स्थिति से अवगत नहीं है। आपके दोस्तों ने बताया तो होगा, पार्टी वालों ने, आप समझ नहीं रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत ख़राब बात है, ठीक नहीं है। लेकिन नहीं माने, वो अपने ही उसमें रहे। उसके बाद हमको बहुत ही वो हो गया, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दैनिक जागरण के पत्रकार ने या किसी पत्रकार ने हमसे सवाल पूछा कि 7:20 पर महेंद्र भट्ट जी का प्रेस ब्रीफ हमको मिल चुका था, आप कितने बजे उनके घर पे थे? मैंने कहा मैं उनके घर पे तो 8 बजे के निकला हूँ उनके घर से, या 7:15 बजे निकला हूँगा। 7:20-25 पे तो मैं उनसे बात ही कर रहा था, 7:30 बजे करीब। मेरे से पहले उनके जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, ये क्या नाम इनका, आदित्य कोठारी, वो बैठे हुए थे, आदित्य कोठारी साहब, और हम तो क्रॉस होकर के निकले। मैं अंदर गया, वो बाहर आए। महेंद्र भट्ट जी तो बाकायदा उन्होंने तो बड़ा सम्मान किया हमारा, और हमको बाकायदा दरवाजे तक छोड़ने आए। कह रहे नहीं अतुल भाई ऐसी कोई बात नहीं। हमको तो लगा अरे क्या आदमी है यार, हम तो इसको गलत समझते थे, तो बहुत ही शानदार आदमी है। अब ज़्यादा ही विनम्र हो गए हैं अध्यक्ष बनने के बाद तो पद का। जब उन्होंने ये पूछा कि जब उन्होंने कहा कि 7:20 पे हमको प्रेस का नोट आ गया, तो हमको समझ में आया कि आदमी तो हमको बेवकूफ़ बना रहा था। मतलब 8 बजे हमसे सुझाव ले रहा है और 7:20 पे ये तो प्रेस नोट जारी कर चुका है। वो सिर्फ आपसे बात करके एक औपचारिकता कर रहे हैं, उनको जो उनको करना था वो कर चुके थे। तो ये हमको बड़ा धोखा लगा। हम जोशीमठ आए और हमने जो है फिर यहाँ मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद हमने जो है 4 तारीख को विशाल जो है वो निकला यहाँ मशाल जुलूस। 5 तारीख को चक्का जाम हुआ। फिर सरकार थोड़ा सा चेती, कुछ चीज़ें हुई, फिर ये एनटीपीसी और इसके काम को बंद करने की बात हुई। भले हमारे पास उन्होंने लिखित दिया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है अभी तक। और उसके बाद सरकार अब थोड़ा सा कुछ दिखाई दी, लेकिन अभी भी जो हमारी बातें हैं, मांगे हैं, वो तो अपनी जगह यथावत हैं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आए, फिर वार्ता हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी वो आए हैं यहाँ, कल रात यहाँ रहे थे, हमको वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन हमने कहा वार्ता का कोई लाभ नहीं। आपने जो हमने लिख के दिया उस पर अगर आप घोषणा करते हैं तो अच्छी बात है। तो ये तो थी पिछले 18 साल की बातचीत। जो इस बातचीत से आपको ये समझ में आया होगा कि पिछले 18 सालों से ये संघर्ष समिति जो है वो इस संघर्ष में लगी हुई है, और कितनी बार ऐसे मौके लगातार आए कि संघर्ष समिति की ओर से प्रशासन को बार बार ये चिताया गया। ये पूरी डिटेलिंग आपने अतुल सती की बातचीत में सुनी, और उस गांव के लोग भी अभी यहाँ आए हैं। अतुल सती के लिए लगातार मंच से कॉल किया जा रहा था कि वो उन लोगों को संबोधित करें जो लोग अभी उस गांव से आए हैं, जिस गांव का हमने जिक्र किया, जो पहला ऐसा आपदा प्रभावित गांव बना था जो एनटीपीसी की टनल के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ। उसके कई मकान दरक कर नीचे गिर गए, उसमें से 25 परिवारों का विस्थापन किया गया। आज हम कोशिश करेंगे कि उस गांव में पहुंचें और आपको वहां की ज़मीनी हकीकत दिखाएं कि जो पहला प्रभावित गांव था उसकी क्या स्थिति है, और जोशीमठ जिस राह पर है उसकी क्या स्थिति है, और जो विस्थापित जिन लोगों का विस्थापन अब मजबूरी बन चुका है उन लोगों की करंटली क्या स्थिति है। उससे आपको लगातार आने वाले कार्यक्रमों में हम लोग अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए और देखते रहिए बारहमासा।